नहीं आ रहा। चलिए, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अदिति गुप्ता। जैसे कि मैंने बताया था, आई टीच यू इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स सबको पता है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले, इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये क्या है, मुझे बस आपकी प्रोफाइल दिखा रहा है। नैना रिफ्रेश कर लो एक बार, सबको दिख रहा है बाकी? ठीक है, तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कोई बता सकता है, तुम लोग बताओ, ये जो डिवीजन है इकोनॉमिक्स का टू पार्ट्स में, ये कौन से इकोनॉमिस्ट ने किया है? किसी को पता है जिसने ये दो टर्म्स दिया है, माइक्रो या मैक्रो? या गुड कविता, रैगनार फ्रिश। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार आ चुका है। ठीक है, तो किसने ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया? रैगनार फ्रिश। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मतलब हम लोग जब भी इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ेंगे, इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं, इंडिविजुअल यूनिट्स हम लोग माइक्रो में कवर करेंगे। जब भी हम लोग इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ेंगे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। जैसे कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये पूरे इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, ना कि एक सिंगल पर्सन को या सिंगल फर्म को या सिंगल इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल हो गया, तो ये पूरे इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है, लार्जर स्केल होता है इसका। ठीक है, तो ये आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, तो तुम लोग को पता होगा कि इसमें एक इकोनॉमिस्ट का नाम बहुत ही लिया जाता है, तुम लोग को भी पता होगा, जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। कौन है? एनी गेसेस? अरे तुम लोग इतना पढ़े होगे, क्लासिकल थ्योरी है एक, मॉडर्न थ्योरी। नहीं, एडम स्मिथ नहीं है, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स का है। मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूछा। नहीं, मार्शल तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। हाँ, केनशियन। इसका पूरा नाम क्या है? ऐसे तो ही ना चलेगा, पूरा नाम पता होना चाहिए। जॉन मेनार्ड केन्स, यार निश्चित को पता है, जॉन मेनार्ड केन्स। तो अब ये कौन थे? ये थे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ये कौन थे? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। अब इनके बारे में अगर हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं तो इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनका बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप करने में। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, एक ब्रीफ लेते हैं। तो आप लोग ने सुना होगा ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सुना होगा, जो कि वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन भी कहते हैं। ये कब हुआ था? 1929 से लेके 30 के बीच में ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि ये वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज है उसको इफेक्ट किया था बहुत ही सिवियर वे में। बहुत ही सिवियर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, जनरल प्राइस लेवल बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन हो गया था, और कंज्यूमर डिमांड कम हो गया था। ठीक है, तो इतना ही समझेंगे अभी इसके बारे में। तो ये ग्रेट डिप्रेशन था। तो जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, तो जेएम केन्स ने ये सोचा कि काफी सारी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में और इसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट हम लोग को प्रोस्पेक्ट चाहिए। तो उन्होंने एक बुक लिखा। ठीक है, उनकी बुक का नाम था, एक सेकेंड, उनकी बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
इंटरेस्ट एंड मनी, ये था इनकी बुक का नाम। तो इन्होंने एक बुक लिख दिया जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ। ठीक है, अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था। इस बुक के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जिस्टेंस हुआ, और ये बुक पब्लिश हुआ था 1936 में। ठीक है, ये ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी बुक थी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में ये पब्लिश हुआ था। किसने लिखा था? जेएम केन्स ने। और इसके बाद क्या हुआ था? मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस हुआ था। ठीक है, तो इससे ये बेसिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ये सब चीजें दिमाग में रखना है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा इससे कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर किसी को पढ़ना है स्टडी ऑफ, अगर स्टडी ऑफ शुगर इंडस्ट्री करना है, मान लो शुगर इंडस्ट्री, तो वो किसके अंडर हम लोग स्टडी करेंगे? माइक्रो, मैक्रो, ओके। अच्छा सुप्रिया, क्या तुम बता सकती हो कि मैक्रो में क्यों स्टडी करेंगे हम लोग? ओके, चलो मैं ही बता देती हूँ। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करें क्योंकि एक एक सिंगल इंडस्ट्री, एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस इंडस्ट्री में जो भी होगा वो एक मतलब पूरे इकोनॉमी को सबसे पहले तो इफेक्ट नहीं करेगा, स्मॉलर लेवल पे। ठीक है, एक सिंगल इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बिकॉज ये एग्रीगेट है। नहीं, एग्रीगेट मतलब ये तो सिंगल इंडिविजुअल यूनिट है, एग्रीगेट्स मतलब जो सबको इफेक्ट करे, लार्ज नंबर्स एग्रीगेट्स में आते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। चलो, तो ये तो था एकदम बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन जेएम केन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सी, हम लोग का फर्स्ट जो भी क्लास रहेगा वो रहेगा बेसिक्स पे, टर्मिनोलॉजीज पे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है जो कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन पे। Macroeconomics is a part of economic theory that studies the economy as a whole. जैसे कि मैंने बताया, एज अ होल पढ़ते हैं, एग्रीगेट्स को पढ़ते हैं, सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड एक्सेट्रा। इट्स मेन इंस्ट्रूमेंट्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो क्या है? एग्रीगेट डिमांड्स एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, कि इसमें जूम द स्क्रीन, ओके, बेटर है, दिख रहा है अब? या, तो इसमें हम लोग इसका मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसको हम लोग इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं हम लोग कि इसमें बेसिकली क्या कंसिस्ट करेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके उसमें कितने सेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़े होंगे केवल 4 सेक्टर्स, आप लोग बुक में पढ़े होंगे, बट एक्चुअली में होते हैं 5। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं देख लेते हैं। पहला तो है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर क्या करता है? भाई वो तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। सो प्रोड्यूसर सेक्टर इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर को हम लोग फर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देन आता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग कंजम्पशन कर सकते हैं। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। अच्छा, हाउस होल्ड सेक्टर एक और चीज प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स सर्विसेज, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है?
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज। ठीक है, इसको अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे अच्छे से। इतना भी जान लीजिए, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करता है और वो इंगेज रहता है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन हाउस होल्ड आर टेकन एज दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेम जो मैंने अभी बताया। देन आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट को अब किस चीज से मतलब है, उसको बस टैक्स कलेक्ट करने से मतलब है या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करने से मतलब है, तो वो लोग टैक्सेशन और सब्सिडी में इन्वॉल्व रहते हैं। देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब जितने भी बाहर के जितने भी लोग हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ गए। देन फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, जिससे जैसे कि डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ये सारे, तो ये लोग किस में एंगेज रहते हैं, बोरोइंग एंड लेंडिंग, पैसा देते हैं ना, फंड्स देते हैं हम लोग को प्रोडक्शन में। तो ये थे 5 सेक्टर्स: प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइनेंशियल सेक्टर। क्लियर है इतना? यस लिख दो सब लोग। ठीक है, ये सब तो बहुत इजी है, बेसिक्स है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, जब भी हम लोग कुछ डेफिनेशन मतलब पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसको ब्रेक कर लीजिए। इसमें है सर्कुलर फ्लो और इनकम। सर्कुलर फ्लो मतलब ऐसा फ्लो, मतलब इंटरडिपेंडेंस। कोई भी सेक्टर होगी वो इंटरडिपेंडेंट होगी दो एक दूसरे पे। ठीक है, और यहाँ पे फ्लो हो रहा है, या तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है या फिर मनी इनकम। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। इट refers to flow of money, income और flow of goods and services across different sectors of economy। जितने भी हम लोग सेक्टर्स अभी पढ़े हैं 5, वही डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म, मतलब इंटरडिपेंडेंस रहता है सबका एक दूसरे पे, और फ्लो होता है किसका, मनी, इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज का। इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब इसका दो पार्ट है, दो टाइप्स कह लेते हैं। इसके भी दो टाइप्स हैं। पहला तो है रियल रियल फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो या फिजिकल फ्लो। ठीक है, इसके आपको नाम, तीनों के नाम पता होने चाहिए कि एमसीक्यू में आ जाता है कि रियल फ्लो इज आल्सो नोन एज व्हाट। अब इसमें आपको ऑप्शन दे देगा, मोनेटरी, नॉमिनल, प्रोडक्ट। ठीक है, और नन ऑफ दीज, ऐसे तो क्या होगा, प्रोडक्ट। मनी फ्लो को हम लोग मोनेटरी फ्लो भी कहते हैं, नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स हम लोग समझ लेते हैं एक डायग्राम से। डायग्राम से इजी पड़ता है। ठीक है, दोनों ही समझ लेते हैं एक सिंपल से डायग्राम से। ठीक है, डायग्राम विजिबल है। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग कुछ, अब देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट या थ्योरी होता है तो उसके पीछे कुछ अजम्पशंस होती हैं कि नहीं? अभी आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोग माइक्रो में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो उसके कुछ अजम्पशंस है, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो उसके कुछ, तो इसके भी कुछ अजम्पशंस हैं। इसमें क्या अजम्पशंस है हमारे, कि हमारे इकोनॉमी में केवल दो ही सेक्टर्स हैं, मतलब जो 5 पढ़ा है वो पांचों नहीं, केवल दो सेक्टर, एक तो फर्म, दूसरा है हाउस होल्ड्स। ठीक है, फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रियल फ्लो पढ़ते हैं। जो अंदर वाला सर्कल है वो, उस पे ध्यान दीजिए सब लोग। ठीक है, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स सर्विसेज जिसको कहते हैं। क्या क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो हाउस होल्ड प्रोवाइड करती है फैक्टर सर्विसेज, किसको, फर्म्स को प्रोवाइड करती है। अब फर्म्स इन रिटर्न उसको क्या प्रोवाइड करेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड कुछ प्रोवाइड कर रही है तो फर्म्स भी इन रिटर्न कुछ प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मैंने बताया था, इंटरडिपेंडेंस रिलेशन है। ठीक है, दोनों डिपेंडेंट है, अगर वो कुछ दे रहा है तो वो भी कुछ देगा, तो क्या प्रोवाइड करेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, रियल फ्लो। रियल फ्लो समझ में आया?
ये फ्लो होता है फैक्टर सर्विसेज, इट इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, ये तो हो गया रियल फ्लो, इजी था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मनी फ्लो पे। मनी फ्लो पे देखते हैं। अब अगर हाउस होल्ड आपको फैक्टर इनकम, अगर फर्म को फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रहा है तो फर्म भी तो कुछ इन रिटर्न में उसको देगा फैक्टर सर्विसेज के बदले में। जैसे कि अगर वो लैंड प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसको देगा रेंट, लेबर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको मिलेगा रेंट, कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्राइज है तो प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्म प्रोवाइड करेगा अब टोटल इनकम या फिर फैक्टर इनकम भी कहते हैं उसको। फैक्टर इनकम प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड क्या करेगी अब उसके पास इनकम आ गया, तो इनकम आता तो क्या ही करते हैं, आप लोग को भी पता है, पैसा आता है तो उड़ा देते हैं। ठीक है ना? तो वो भी उड़ाएगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी किस पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये फ्लो में क्या आ गया, फर्म्स प्रोवाइड करेगी फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले में, और हाउस होल्ड इन रिटर्न क्या करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे जो भी इनकम उन लोग को मिला है। तो यहाँ पे मनी का काफी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी फ्लो। क्लियर है, रियल फ्लो और मनी फ्लो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। कोई भी डाउट किसी को? नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं तब। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेजेस। अब सर्कुलर फ्लो के भी कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें ये वर्क करता है। तीन स्टेजेस होते हैं इसके, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला तो है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है। इसमें क्या है, इफ वी स्टडी इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो वो रियल फ्लो में आता है। बट अगर हम लोग वैल्यू ऑफ गुड्स पढ़ेंगे कि कितना वैल्यू के टर्म्स में गुड प्रोड्यूस हुआ है, तो वो मनी फ्लो में आ जाएगा। मतलब कि इस फेज में, प्रोडक्शन फेज में, रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों ही आते हैं। कैसे आते हैं, अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड के बारे में अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, इस टर्म्स में पढ़ेंगे तो रियल फ्लो में आएगा। अगर हम लोग मार्केट वैल्यू पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोड्यूस है, तो वो मनी फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फेज है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब यहाँ पे किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, कोई बता सकता है? किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा? मनी। मनी, राइट। तो बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे मनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ, जो हम लोग ने पढ़ा था, फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। तो ये प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पे करता है, इसमें केवल मनी फ्लो इंक्लूड रहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन फेज में आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों ही आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में केवल फ्लो ऑफ मनी होता है तो उसमें मनी फ्लो आता है। ठीक है, क्लियर है डिस्ट्रीब्यूशन। देन डिस्पोजिशन पे आते हैं। डिस्पोजिशन मतलब ही क्या होता है, खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर। तो डिस्पोजिशन मीन्स एक्सपेंडिचर जितना भी हम लोग ने किया है। So this phase deals with expenditure on the purchase of goods and services by household and other sectors. This is the money flow from other sectors to producer sector. These phases are illustrated in the given diagram. इधर दिया है, ठीक है, ये डायग्राम में दिया है ऐसा, थोड़ा सा डायग्राम दिया है इसमें, तुम लोग देख सकते हो। तीन फेजेस है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन। तो ये थे तीन फेजेस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं फेजेस से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हम लोग, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग थोड़ा रिवीजन टाइप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इनकम्स।
अब इनकम के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनको फैक्टर इनकम मिलता है, मतलब ऐसे नहीं मिलता है। तो ये वही फैक्टर इनकम है, इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, तो उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज का प्रोवाइड किया जाएगा तो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं। देन इट इज अ बाईलैटरल कॉन्सेप्ट। बाईलैटरल मतलब टू साइडेड कॉन्सेप्ट। अब ये टू साइडेड कॉन्सेप्ट क्यों है? यहाँ पे ये टू वे में चलता है, टू साइडेड। जैसे कि मैंने बताया, अगर मान लेते हैं ये प्रोड्यूसर है और ये हाउस होल्ड है, तो अगर हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तभी तभी प्रोड्यूसर या फर्म उसको फैक्टर इनकम देगा। मतलब यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तभी फैक्टर इनकम मिलेगा, इसीलिए इसको बायलैटरल या टू साइडेड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, देन फैक्टर इनकम अभी हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ेंगे कि जितने भी फैक्टर इनकम होते हैं वो हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनआई तो उसमें फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। देन नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज या फैक्टर सर्विसेज। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब पहले वाले में तो हम लोग फैक्टर सर्विसेज दे रहे थे, इसमें कोई भी सर्विसेज नहीं, ऐवे ही मिल रहा है, मतलब कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स गिफ्ट्स। अब गिफ्ट्स मिलता है तो क्या हम लोग कुछ करते हैं तब मिलता है, या फिर वो मतलब एज अ विल देते हैं, हम अपने चॉइस पे देते हैं? आप लोग भी अभी दिए होंगे पिछले, पिछले नहीं पिछले के पिछले हफ्ते, तो वो अपने मर्जी से दिया था या कुछ किया था उसने? अपने मर्जी से दिया था ना, कि कोई सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसने? अच्छा, मतलब सारे लोग सिंगल बैठे हैं यहाँ पे, कोई नहीं। तो जैसे गिफ्ट्स क्या हो गया? ट्रांसफर इनकम हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं रेंडर की गई है। डोनेशंस हो गया, ठीक है, स्कॉलरशिप्स हो गया, पॉकेट मनी हो गया जो आप लोग को मिलता है। तो यहाँ ये सब हो गया ट्रांसफर इनकम, यहाँ पे कोई भी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती है, ये इनकम ऐसे ही अर्न हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है? इट इज अ यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे केवल एक ही एस्पेक्ट इन्वॉल्व है जो कि पैसा मिल रहा है, कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा। देन इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स हो गया ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, करेंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। अब करेंट ट्रांसफर्स क्या होता है? ट्रांसफर्स मेड फ्रॉम इनकम ऑफ द पेयर एंड एडेड टू द इनकम ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब इससे सिंपल लेमैन भाषा में समझा जाए तो करंट ट्रांसफर क्या है? जो कि रेकरिंग ट्रांसफर है। ठीक है, जिससे कोई भी ऐसा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, करंट ट्रांसफर्स है वो। जैसे कि स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये रेकरिंग होता है, रेगुलर होता है, मिलता रहता है। कैपिटल ट्रांसफर्स क्या है? कैपिटल ट्रांसफर्स आर डिफाइंड एज द ट्रांसफर्स इन कैश और इन एनी अदर काइंड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड आउट ऑफ द वेल्थ और सेविंग ऑफ द डोनर। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर नहीं होता है ये नेचर में, नॉन रेकरिंग होता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ग्रांट हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया, ये क्या कभी कभी मिलता है, ऐसा रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता है। इससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको कैपिटल ट्रांसफर्स कहते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये क्लियर है? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। करंट वाला, करंट वाला क्या? करंट ट्रांसफर्स। देखो जैसा मैंने बताया, करंट ट्रांसफर्स मेनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है,
और कैपिटल ट्रांसफर में तुम्हारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए नहीं होता है। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जैसे कि स्कॉलरशिप मान लो। अब स्कॉलरशिप क्या है, पहला तो ये रेगुलर इन नेचर है, ठीक है, मिलता रहता है। जैसे कि एक सेमेस्टर मिला, नेक्स्ट सेमेस्टर मिला, बहुत जगह ये होता है कि हर सेमेस्टर वाइज भी स्कॉलरशिप्स होते हैं। गिफ्ट्स क्या है, मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ ओकेजन पड़ा तो करेंट नेचर में है। ठीक है, ये डेफिनेशन मत पढ़ो, ये थोड़ा टिपिकल दिया है, बस तुम लोग इतना ध्यान रखो कि रेकरिंग और रेगुलर इन नेचर होता है। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है इसमें। क्लियर है अंकुश? ओके, चलिए स्टॉक पे आते हैं अब। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड। या, तो स्टॉक से आप लोग क्या समझते हैं? स्टॉक से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोग ने अभी स्टॉक और नहीं, ये वो वाला स्टॉक की बात नहीं कर रहे, वो तो होता है ये बल्क ऑफ गुड्स। बट ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टॉक और फ्लो। चलिए देखते हैं ऐसा क्या होता है। एनी इकोनॉमिक वेरिएबल, सबसे पहले तो एक इकोनॉमिक वेरिएबल है विच इज कैलकुलेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेजर कर सकते हैं, उस वो किस में आएगा, स्टॉक में आएगा, वो सारी चीजें स्टॉक्स में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन अ टैंक। ठीक है, एक टैंक है, मान लो उसमें वाटर है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मान लो अगर हम बोले कि तुम 8 बजे में बताओ कि टैंक में कितना वाटर बचा है, तो हम लोग बता सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, बता सकते हैं कि नहीं? यस और नो? बता सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, अगर लेकिन अगर हम अगर कहते हैं कि रिवर में जितना वाटर है, ठीक है, कोई भी रिवर, मान लो गंगा में हम लोग पूछ लिए कि बताओ 8 बजे गंगा में कितना पानी है, तो कोई बता सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टॉक क्या होता है, जिसको कोई भी ऐसा इकोनॉमिक वेरिएबल जिसको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं और स्टैटिक होता है वो नेचर में। जैसे कि वाटर इन टैंक स्टैटिक है नेचर में। ठीक है, डू नॉट चेंज, देन देर इज नो टाइम डायमेंशन। जैसे कि इसमें मैंने बताया कभी भी मेजर कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं रहता है। जैसे कि फ्लो में, फ्लो कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक टाइम डायमेंशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम हम लोग कब मेजर करते हैं, पर एनम मेजर करते हैं, तो टाइम डायमेंशन क्या हुआ, पर एनम हो गया यहाँ पे टाइम डायमेंशन। बट स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, इसको कभी भी कुछ भी मेजर कर सकते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये होता है स्टॉक। देन आते हैं हम लोग फ्लो पे। एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज फ्लो। किसी पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे टाइम डायमेंशन रहता है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग ऑफ मनी, अब एक दिन में हम लोग स्पेंडिंग ऑफ मनी नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर हम लोग जैसे कि खर्चा निकालते हैं, तो या तो वीकली निकालते हैं या तो मंथली निकालते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे तुरंत खर्चा नहीं बताते हम लोग। तो ये टाइम डायमेंशन के साथ आता है, डायनेमिक होता है नेचर में, एंड इट कैन बी चेंज्ड। तो ये होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है स्टॉक एंड फ्लो? इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, चलिए। चलिए हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लोग बताओ, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, स्टॉक है या फ्लो है? कौन सा कॉन्सेप्ट है? देखो, स्टॉक के लिए एस लिख दो, फ्लो के लिए एफ लिख दो। अच्छा, सब लोग फ्लो बोल रहे हैं। अच्छा, अगर हम पूछते हैं कि यूपी का क्या पॉपुलेशन है अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो क्या पता चल सकता है? आप ही लोग गूगल रखें, सर्च करके बताइए।
पता चल सकता है, यस। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जो भी आएगा आप लोग को ये पूछना है कि क्या हम लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं या नहीं, या फिर उसको एक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करना पड़ेगा। सो पॉपुलेशन फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ओके, क्लियर हो गया जितने लोगों ने भी फ्लो बोला? क्यों? क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर? पर दीदी वो एक्चुअली में वो जो गूगल पे रहता है वो तो पहले से कैलकुलेटेड रहता है तब ना। नहीं, देखो, ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही कैलकुलेट होते हैं। अब अगर किसी का पॉपुलेशन बताना है, अगर तुम्हें यूपी का पॉपुलेशन बताना है, तो क्या वो एनुअली बताते हैं? कभी भी बता सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एनुअली ही बताते हैं। अब जैसे कि बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट क्या हम लोग पूरे साल भर बनाते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं? बताओ तुम लोग। एट द एंड बनाते हैं तो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? एट द एंड बनाते हैं, वो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होता है उस पर। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, राइट। देखो हम क्लियर करते हैं, बैलेंस शीट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं या ड्यूरिंग द पीरियड बनाते हैं हम लोग? ड्यूरिंग द पीरियड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ खर्चा हो रहा है फर्स्ट मंथ में, हो रहा है कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं सेकेंड मंथ में, हो रहे हैं कुछ इनकम आ रहा है थर्ड मंथ में, तो क्या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम चलता है ये। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? फ्लो होगा। समझ आ रहा है कुछ? मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? तो या स्टॉक या फ्लो? अच्छा तुम लोग, एक सेकेंड, ये थोड़ा स्क्रीन का दिक्कत हो रहा है, एक सेकेंड। श्योर हो तुम लोग? मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है? श्योर? देखो हाँ, ये रहा स्क्रीन पे। अगर तुम लोग थोड़ा पढ़ भी रहोगे सब नोट्स, तो ये लिखा है, ठीक है। तो केवल मेरे मतलब ऐसे प्रवचन की तरह मत सुनो, थोड़ा पढ़ते भी जाओ नोट्स, ठीक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। देखो कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर करते हैं, जैसे कि मनी सप्लाई, ठीक है। इसमें अगर तुम लोग ज्यादा सोचोगे कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट है बताना, ठीक है। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर करते हैं मनी सप्लाई। नेक्स्ट बताओ तुम लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली। काफी इजी है। फ्लो, फ्लो। ओके, फ्लो। नहीं, स्टॉक नहीं होगा सलोनी, फ्लो होगा। देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हम, जैसे कि मैंने बताया, एक दिन का नहीं बताते हम लोग, या तो उस पे कुछ टाइम डायमेंशन रहता है, या तो वीकली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या तो मंथली करेंगे, ठीक है, या तो 2 मंथ पे करेंगे, 3 मंथ पे, तो ऐसा टाइम डायमेंशन होता है, फ्लो होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स ये सब भी फ्लो में आता है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट इस पे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में कि ये फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी से हम लोग क्या समझते हैं? लेमैन लैंग्वेज में देखेंगे तो क्या होता है, जितनी भी हमारी जो इंडिया की बॉर्डर लाइन है उसके अंदर जो भी टेरिटरी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, राइट। लेमैन लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे तो, बट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं,
मान लो दिल्ली में एक एम्बेसी है, ठीक है, मान लो पाकिस्तान की एम्बेसी है, ठीक है। चलो क्या नाम रखा जाए पाकिस्तान की एम्बेसी का, कुछ सजेशन दो तुम लोग, क्या नाम रख सकते हैं, कुछ नाम रखते हैं, कोई भी सजेशन दो। टेररिस्ट? टेररिस्ट तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, कुछ अच्छा था। और क्या रख सकते हैं? पीके एम के पीके एम के। सॉरी, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, पीके एम के भी लिख लेते हैं, चलो ठीक है, सबको पता ही होगा फुल फॉर्म। ठीक है, तो दिल्ली में एक पाकिस्तान का एम्बेसी है, बहुत अच्छा सा नाम है उसका, ठीक है, मान लेते हैं। तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं, क्यों नहीं आएगा? दी वो क्यों पाकिस्तान नहीं की आएगा? टेरिटरी में आएगा। हाँ, मतलब क्यों नहीं आएगा, रीजन? अब क्योंकि देखो उसमें जो पाकिस्तान, हाँ बताओ। क्योंकि उसमें जो ऑफिशियल्स वर्क कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए वर्क कर रहे हैं। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं वहां पे इंडिया का कोई भी मतलब फ्रीडम नहीं है, ना ही काम करने के लिए, ना ही कुछ भी सर्कुलेशन, ना ही मतलब उस पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी रहेंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, हम लोग डेफिनेशन से देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन क्या बोलता है? According to UN, economic territory is a geographical territory administered by the government within which person, goods and capital circulate free. तीन चीजें हैं, पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, मतलब आराम से इसमें फ्रीडम है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये था। देन अबव डेफिनेशन, इट इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल। तो ये समझ में आ गया। देन इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया एम्बेसी का, तो पाकिस्तान की एम्बेसी थी, लेकिन वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आएगी, भले वो इंडिया में सिचुएटेड हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आके वो फॉरेन टेरिटरी में आएगा। क्या क्या पॉइंट्स हैं? वन एग्जाम्पल इज एम्बेसी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी फ्रीडम नहीं है, वो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। देन सेकेंड एग्जाम्पल्स क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, ठीक है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जहां भी लोकेटेड है। अब जैसे कि डब्ल्यूएचओ कहाँ लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा में, ठीक है। तो ये कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी है, कोई बता सकता है? न्यूयॉर्क नहीं। अच्छा, गेनेवा कहाँ पे है ये पता है ना सबको, स्विट्जरलैंड में। तो ये स्विट्जरलैंड की टेरिटरी में आता है। देखिए ये सिचुएटेड तो यहाँ पे है, बट बट क्या ये वहां के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि मैंने कहा, ये कहीं भी सिचुएटेड हो, ये जहां भी सिचुएटेड होगी वहां की ज्योग्राफिकल टेरिटरी में नहीं काउंट होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या क्या आता है इसमें देख लेते हैं। देन आता है इसमें शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब जैसे कि इंडिया की कोई भी शिप है या फिर एयरक्राफ्ट है, अगर वो उस रीजन में रहेगा तो वो भी
डोमेस्टिक, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। देन फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सब भी कहाँ आएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी में। अच्छा, जो वाटर टेरिटरी है इंडिया का, वो पता है किसी को कितना है? देखो ये सब जनरल नॉलेज है, ये सब थोड़ा सा पता होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि कितना क्या क्या मतलब है। वाटर टेरिटरी किसी को पता है इंडिया का? 200 नॉटिकल माइल्स, या करेक्ट। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक 12 नॉटिकल माइल्स और एक 200। 12 नॉटिकल माइल्स में जितने भी नेचुरल गैस, ऑयल और ये सब की जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, और 200 नॉटिकल माइल्स ऐसा रीजन वाइज हमारा वाटर टेरिटरी में आता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाउंड्री के बाहर है, पानी है तो नहीं आएगा, बट इतना तक हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट है embassies, consulates, military establishments of a country located abroad. फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन एम्बेसी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पाकिस्तान का, तो अगर इंडियन एम्बेसी रशिया में है तो वो भी इंडियन टेरिटरी में आएगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल्स थे। क्लियर है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी? सब लोग यस लिख दो, थोड़ा सा तो पार्टिसिपेशन करो। देखो इकोनॉमिक्स क्लास थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, इसमें ज्यादा मतलब एग्जाम्पल्स और ऐसे मस्ती मजाक नहीं चल सकता, थोड़ा सीरियस होके भी पढ़ना चाहिए हम लोग को। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिटीजनशिप और नेशनलशिप। इसको नेशनलशिप भी कहते हैं। सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करते हैं? इसके दो ही वेज हैं, या तो तुम उस कंट्री में बॉर्न हो या फिर वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो। ठीक है, या तो व्हेन अ पर्सन बॉर्न्स इन इंडिया इट ही एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप, उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है जब भी कोई पैदा होता है उस कंट्री में। दूसरा तरीका कैसे मिलता है, या तो वो अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम, और वो लॉज को लॉ कर देता है। तो ये दो वेज हैं जिसमें सिटीजनशिप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हम लोग का नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट, दोनों सेम चीज है, नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट। अब सिटीजन और रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है पता चल जाएगा, रेसिडेंट पढ़ेंगे तब हम लोग। सी रेसिडेंट क्या होता है? अ नॉर्मल रेसिडेंट, वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। सी इंस्टीट्यूशन को भी हम लोग रेसिडेंट मान सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा, इंस्टीट्यूशन को भी हम लोग रेसिडेंट मानते हैं। इट इज वन ऑफ दो सेंटर्स, इट इज वन ऑफ दो सेंटर्स या पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री वेयर ही लिव्स इन। मतलब जहां वो रह रहा है, मान लीजिए अगर वो इंडिया में रह रहा है तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई करना चाहिए। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो वहां पे बिजनेस कर रहा है, या वहां पे वो मेन उसका बिजनेस या फिर कुछ भी फॉर्म। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी को कहेंगे। सो पहला पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट क्या है? द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज इन टू थिंग्स, या तो वो बिजनेस कर रहा है, फर्स्ट थिंग, या फिर कोई और अदर एक्टिविटी, सेकंड थिंग, मोर देन 1 ईयर वो रहना चाहिए वहां पे। ठीक है, द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर मोर देन 1 ईयर। देन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाए होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज या कुछ भी, या तो वो अर्न कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक होना चाहिए और वो मोर देन 1 ईयर होना चाहिए, मोर देन 1 ईयर। तो ये दो क्राइटेरिया। देन थर्ड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेसिडेंट एंड सिटीजन। अब तो समझ में आ गया होगा सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करते हैं और नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, समझ में आ रहा है? ओके, so a person becomes a national of a country because he was born in the national, मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? सिटीजन। ठीक है, national of a country because he was born in the country or
और ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर लीगल क्राइटेरियन, मतलब या तो वो अप्लाई कर रहा है तो वो नेशनल बनता है, नेशनल मतलब सिटीजन, या फिर अ पर्सन इज ट्रीटेड रेसिडेंट। अब रेसिडेंट कब होता है? ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया हम लोग ने पढ़ा है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए उस कंट्री में, और मोर देन 1 ईयर वो रहना उसको पड़ेगा, तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ रेसिडेंट मस्ट आल्सो बी द नेशनल ऑफ दैट कंट्री। जरूरी नहीं है कि अगर जो रेसिडेंट है वो सिटीजन भी हो उसी कंट्री का। ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन सा बात है। क्लियर है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब इसको स्किप करते हैं क्योंकि समझ में आ गया ये सब। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फाइनल गुड्स। ठीक है, अब गुड्स भी दो टाइप्स के होते हैं, पता है ना? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स अगर लेमैन की भाषा में बोले तो अगर ये प्रोडक्शन बाउंड्री है तो इसके बाहर जितने भी गुड्स हैं वो सारे होते हैं फाइनल गुड्स। इसके इसके बाहर जितने भी गुड्स हैं वो होते हैं फाइनल गुड्स। इसके अंदर जितने भी गुड्स होते हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब कैसे देखते हैं। दीज गुड्स आर यूज फॉर। अब हम लोग फाइनल गुड्स है या नहीं ये कैसे जज करेंगे? इसका दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट, अगर वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है तो भी वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड परचेज बाय अ कंज्यूमर या फिर कंज्यूमर हाउस होल्ड, तो हम लोग एट द लास्ट कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं तो फाइनल गुड्स हो गया। सेकेंड, वो गुड कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जाता है, मतलब फाइनल होता है, उसके बाद उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है, उसको कंजम्पशन पर्पस के लिए हम लोग प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर कर देते हैं। ठीक है। दीज गुड्स गिव डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। अब इस पे एक एमसीक्यू बनता है। ठीक है, इस पे एक एमसीक्यू बन जाता है कि कौन से गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर्स को, तो आंसर क्या होगा? फाइनल गुड्स। क्लियर है? पहला है पर्सनल कंजम्पशन, ठीक है। सेकेंड है कि उसमें कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता है। थर्ड है कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होता है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बाउंड्री, इफ द गुड क्रॉसेस द इमेजिनरी लाइन around the production unit and reaches to the final consumer on or investment made by the producer within the imaginary line of production, it is known as final goods. Clear? Then इसका नेक्स्ट टाइप है गुड्स का, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा है, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहता है। ठीक है, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, इसके भी क्राइटेरिया है। पहला क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग होती है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। जैसे कि शुगर यूज फॉर मेकिंग स्वीट्स, अब जो शुगर है वो इस प्रोसेस में क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। ठीक है, वो यूज हो जा रहा है फर्दर प्रोसेसिंग में, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। सेकेंड क्या क्राइटेरिया है? रीसेल इन द सेम ईयर। ठीक है, सेम ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया है कि रीसेल, क्या रीसेल अगर कोई गुड को रीसेल करते हैं, ठीक है, विद इन इन द नेक्स्ट ईयर मान लो, तो क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स है? नहीं, सेम ईयर में रीसेल करना जरूरी है। ठीक है, तो रीसेल इन द सेम ईयर तभी वो इंटरमीडिएट गुड्स के क्राइटेरिया में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ कार परचेज बाय कार डीलर फॉर रीसेल पर्पस इन द सेम ईयर, तब वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्लियर? Then, in other words, intermediate goods are ones which require further processing and are not available in the economy for the purpose of consumption. ये consumption purpose के लिए नहीं आता है, क्यों? क्योंकि ये further processed हो जाता है। These goods give indirect satisfaction. Direct satisfaction देता है final goods, indirect satisfaction देता है intermediate goods. Then, according to production boundary, if a good crosses the imaginary line around the production unit and reaches to the other firm, it is called intermediate goods. तो ये होता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है ये दोनों?
समझ में आ रहा है तुम लोग को कुछ, कि सब ऊपर से जा रहा है? हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम ये कार वाला एग्जाम्पल एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा देखो मैं बता देती हूँ। मान लो आयुषी, ठीक है, तुमने एक कार लिया, मान लो तुमने नैनो लिया, ठीक है। तो अब तुम कार क्यों लोगी? क्या तुम्हें उसका कुछ बिजनेस करना है, या फिर अपने डे टू डे कंजम्पशन के लिए ले रहे हो? ऑब्वियसली बिजनेस तो करना नहीं है, अपने कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं। तो अपने कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ही गंदा कार है, ठीक है, इस पे मत जाना। तो अपने कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, तो ये फाइनल गुड्स में आ गया। क्यों? डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, कोई हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग में नहीं जा रहा है। बट अगर ये एक कार डीलर अगर एक कार परचेज करता है, अगर ये कार डीलर ये लेता है, कार परचेज करता है, तो ऑब्वियसली वो कार डीलर क्यों लेगा? और वो खुद के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए तो ले नहीं रहा है, वो बिजनेस करना चाहता है इससे। बिजनेस करेगा तो बिजनेस में क्या ही करेगा, कार डीलर है तो रीसेल करेगा या कुछ और करेगा। तो उसका मेन पर्पस क्या है, रीसेल इन द सेम ईयर करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, इंटरमीडिएट गुड्स में यही क्राइटेरिया रहता है, या तो वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाता है या तो रीसेल होता है इन द सेम ईयर। तो ये कार डीलर क्या कर रहा है, उसको रीसेल कर रहा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा उसके लिए। बट तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम खुद के लिए ले रही हो, ठीक है, नैनो ही ले रही हो, कुछ भी ले रही हो तो वो अपने कंजम्पशन के लिए ले रही हो, ठीक है। आई आस्क 15 lakhs फॉर 5% इक्विटी। अब इतना, ये तो बहुत कम है। मैम हेलो। हाँ बोलो। मैम क्यों वो कार को मतलब सेम ईयर में ही सेल कर रहा है? अगर वो नेक्स्ट ईयर करेगा तो? तो वो इंटरमीडिएट गुड्स में नहीं, तो वो एक तरीके से उसका स्टॉक में आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स में नहीं आएगा, इसका यही क्राइटेरिया कि वो सेम ईयर में सेल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आई थिंक टाइम भी हो गया है, 8 बज गया है, और तुम लोग भी बहुत देर से पढ़ रहे हो, तो चलो एंड करते हैं। बाकी इसमें और कौन से टॉपिक्स रह गए? टाइप्स ऑफ गुड्स रह गए। अच्छा, इसके बाद भी गुड्स का क्लासिफिकेशन है, किसी को कुछ आइडिया है? एक तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, किसी को कुछ याद आ रहा है? अरे फाइनल गुड्स के भी तो कुछ टाइप्स होते हैं। चलो अच्छा, मैं ही बता देती हूँ, तुम लोग एकदम कुछ पढ़ पढ़ के आए नहीं हो। तो दो टाइप्स होते हैं फाइनल गुड्स के भी। एक कंजम्पशन गुड्स होता है, एक होता है कैपिटल गुड्स। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। हाँ आयुषी, राइट। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, जो कि हम लोग जो कि कंज्यूमर्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, कंजम्पशन पर्पस के लिए लेते हैं, जैसे कि कार, टेलीविजन, ब्रेड, और जितने भी एफएमसीजी गुड्स हो गए, ठीक है, वो सब कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं, तो कंजम्पशन गुड्स में आ गए। कंजम्पशन गुड्स के भी कुछ कैटेगरीज हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ये सब आप लोगों को पता है, ड्यूरेबल जो कि सेवरल इयर्स का उसका एक्सपेक्टेड लाइफ होता है, सेमी ड्यूरेबल जो कि यू नो इन दोनों के बीच में आता है, नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल, ठीक है, जैसे कि फैंस, ज़्यादा इसका टाइम नहीं रहता है, एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं रहता है। और नॉन ड्यूरेबल जो कि सिंगल टाइम यूज़ होता है, ठीक है। देन इसका एक और टाइप है कैपिटल गुड्स, जो कि हम लोग प्रोडक्शन पर्पस में यूज़ करते हैं। जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें जितने भी यूज़ होता है, जो 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 गुड्स यूज़ होते हैं वो सारे कैपिटल गुड्स होते हैं प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, जैसे कि प्लांट मशीनरी, ठीक है, कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब कैपिटल गुड्स में आ गए। तो आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।
तो तुम लोग का कोई भी डाउट है तो पूछ लो। रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुआ है। नहीं ऑफ हुआ? स्टॉप रिकॉर्डिंग पे उधर क्लिक करो। ये दिखा रहा है ना बगल में। अरे ये बगल में